जय राजस्थान। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार आज आपका जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करेंगे वो क्लास तो नहीं होगी कोई। आज ये बहुत भयंकर चर्चा का विषय है। राजस्थान में 50 जिले का गुरुजी राजस्थान मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रांत है, तो राजस्थान में जो व्यवस्था है अब तक वो ठीक चल रही थी, लेकिन ऐसे करने की क्या नौबत आ गई कि ये मामला हो गया। सारी बात करेंगे, जितने भी आपके सारे सवाल हैं जो लेकर सर गुरुजी इसके क्या फायदे हो जाएंगे, आप ये जो इस बात का समर्थन कर रहे हो, और इसके क्या नुकसान है, मतलब ये इतने बड़े आगामी परीक्षाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तैयारी को लेकर आगे की क्या रणनीति हो कि मतलब जैसे 2 महीने के अंदर जैसे ये EORO है, BSTC है, जो भर्तियां होंगी राजस्थान की इन 2-3 महीनों में उनमें। और अभी मैं आपको बता दूं ये 50 जो जिले बने हैं राजस्थान में, इनकी अभी घोषणा हुई है, अधिसूचना अभी बाकी है। अब अधिसूचना का मतलब क्या है वो मैं सारी बात आपको बताऊंगा। देखो पहले तो मैं ये दिक्कत आपकी जो है राजस्थान में आप कहते हो गुरुजी 33 तो जिले थे, अब आप कहते हो 19 और बने, टोटल कितने हो गए। देखो मैं अभी ये बात नहीं करूँगा कौन से 19 बने, वो आप सभी को पता है, देख लिया आपने। अभी ये कोई क्लास नहीं है, मेन मुद्दा है, अपन उस बात पे आते हैं। 33 और 19 जो है उनकी टोटल संख्या होगी 52। अब 52 में से अब 2 जिले घटाओ, जिसमें से एक जिले का नाम था जयपुर और दूसरे जिले का जो नाम है वो है जोधपुर। ये 2 जिले हटाओ गुरुजी। क्योंकि जो जयपुर था वो दक्षिणी उत्तरी इस प्रकार से 2 अलग कर दिए। अब फिर उनको 2 जयपुर के हिसाब से नहीं गिना जाएगा, उनको इस प्रकार से ही गिना जाएगा। ठीक है। अब जो अपने बात करते हैं आगे कि चलो इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। ये बात तो समझ में आ गई, 2 हट गए तो फिर कितने बचे, फिर 50 ही बचे। तो ये तो आपका जो खड़क रही थी बात बार बार, ये तो क्लियर होगी। अब इसके फायदे और इसके नुकसान, सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको कहता हूं कि एक टाइम था राजस्थान में जिस समय हमारे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री। ये उस समय से संघर्ष चलता आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊं हमारा जो 26वां जिला बनाया गया था, पहले केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। 26वां जो जिला बनाया वो हमारा बनाया अजमेर मेरवाड़ा। उस टाइम मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जो सर्वाधिकार काल पे रहे आपको पता ही है। उसके बाद जिला जो बनाया वो 27वां, फिर 28वां, फिर 29वां। एक बार देखना इस चीज को, आप कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, इतने इतिहास में नहीं बने और इन्होंने किस प्रकार से कर दिया मामला। तो वो सारी बात अपने अभी करेंगे। नीचे तक दिख रहा है क्या, सुनील जी, यहाँ तक दिख रहा है? 33 जिला दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं दिख रहा, कहाँ तक दिख रहा है बताओ, फटाफट बताओ। दिख रहा है? ठीक है। 31 के बाद अपने 32 और 33 देखो 27वां जो जिला बनाया था वो धौलपुर को बनाया गया था। 28वां जो जिला बनाया गया वो दौसा। उसके बाद आप याद रखो 12। उसके बाद 30वां आप याद रखो राजसमंद। 31वां जो जिला है वो हनुमानगढ़ को बनाया। 32वां जिला वो है करौली को बनाया और 33वां जिला जो प्रतापगढ़ को। अब दिक्कत उसकी है मेरे भाई, नुकसान उसको है जो बेचारा नया तैयारी करेगा। आपके क्या नुकसान है, कितना पढ़ा हुआ है आपने। अब ऐसे तो आप फिर चाहे बेचोगे तो बेचोगे, उसमें कोई इलाज है नहीं। तो सुनना ध्यान से इसको, मेरी बात को। 26वां जब मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब धौलपुर जब जिला बना, ये बना था 1956 के अंदर। ये जो बना वो बना 1982 के अंदर। उस समय मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे। ये 3 जिले एक साथ बनाए गए थे। ये राजसमंद को भी लिया गया था इसमें। ये 1991 में बने थे जी भैरव सिंह शेखावत के काल में। अभी तक एक ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिसके काल में सर्वाधिक जो है वो जिले बने थे भैरव सिंह शेखावत। क्योंकि करौली जिला वो भी भैरव सिंह शेखावत के समय 1994 के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला है वो भी भैरव सिंह शेखावत के समय 1994 में बना था। करौली जिला 1997 में बना था और प्रतापगढ़ जो जिला है वो बना था 2008 के अंदर। अब आप एक चीज गौर करो यहाँ पर, क्या गुरुजी, एक जिला जोड़ा, देखो कितनी बड़ी बात थी। 26 के अंदर अजमेर, उसके बाद 27वां जो जिला है वो जोड़ा धौलपुर, यानी कितने टाइम बाद। फिर गुरुजी देखो 212 राष्ट्र में जो 3 जिले बने वो देखो कितने टाइम बाद बने, 82 और 91 का अंतर देखो। उसके बाद गुरुजी जो 31वां जिला हनुमानगढ़, फिर वो 94 में 3 साल का अंतर, फिर 32वां फिर 3 साल का अंतर, और फिर 33वां बहुत ज्यादा अंतर आ गया। ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? देखो अगर आप 2008 से पहले के पेपर उठा के देखोगे ना, तो जीके का लेवल देखना प्रश्नों का बिल्कुल ही सिंपल, मतलब कोई लेवल ही नहीं था।
और आज एक 2022 का पेपर 23 का उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि लेवल क्या होता है। वक्त जो है वो वक्त सभी को बदलता है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वक्त के साथ तुम भी बदलो, वरना वक्त बदलता है इंसान को, वो कहीं का नहीं छोड़ता। तो इसके फायदे ये है मेरे भाई, राजस्थान में 50 जिले का होने का मतलब ये है कि राजस्थान में कलेक्टर कितने बैठेंगे, 50 कलेक्टर बैठेंगे, और एक जिले के अंदर 50 कलेक्टर बैठने का मतलब आप ये देखो कहाँ जाएगा। आप किन लोगों से बात सुन रहे हो उनके ऊपर मत आओ कि मतलब लोग क्या कह रहे हैं इसके। अब कहो गुरुजी हमारे लिए तो नुकसान है, अरे तुम अपने राज्य का विकास सोचो ना, अब तुम्हारे क्या नुकसान है। क्या गुरुजी हमें पढ़ना पड़ेगा, मेरी बात सुनो, क्या पढ़ना पड़ेगा, हमने कितना पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बस केवल संविधान वो का वो रहेगा, एक अक्षर भी नहीं चेंज होगा। अब बात करें अपने, क्योंकि जो संविधान के अंदर जैसे अपने बात करें माणिक्यलाल वर्मा जो भी थे, वो लोग जो बलवंत सिंह मेहता वगैरह जो भी जो जिस जिले के थे वो जिले वही रहेंगे, ठीक है, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इतिहास पूछ रहा है उसका। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई युद्ध वगैरह लड़ा गया तो वो करंट में पढ़ ही लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तुमने पढ़ाई हुआ है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अब गणेश्वर सभ्यता सिक्कर के अंदर करते थे, अब कहाँ करेंगे, नीम का थाना करेंगे क्या। तो देखो अभी ऐसी थोड़ी बहुत बातें जो है, मान के चलो 10 पेज और बन जाएंगे, एक्स्ट्रा 20 बन जाएंगे। एक पोथा पढ़ा हुआ था वो 20 पेजों के अंदर हमने कवर कर लिया, हो ही जाएगा। और समय के साथ साथ ये सब कुछ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कंपटीशन तो आई होना ही था। लेकिन आप ये देखो कि 50 कलेक्टर बैठेंगे तो हर लोगों की समस्या उनके पास जाएंगी, समस्या का सारों का समाधान होगा। अब आप एक बताऊं, वो बता रहे हैं कि दूदू एक पंचायत थी उसको भी जिला बना दिया। अब सोच के देखो, आप दूदू के लोग थे जिनको जो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी, अब ये पंचायत को जिला बनाने के बाद कितनी सेवाएं मिलेंगी, कलेक्टर बैठेगा वहाँ पर, उनका प्रशासन कितना मजबूत हो जाएगा। तो जो होता है वो बहुत ही अच्छे के लिए होता है। मैं तो ये बात बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ कि ये काम हुआ, एक कलेक्टर के पद बने, यूपीएससी की तैयारी करो मेरे भाई, कलेक्टर बन के कैडर राजस्थान ही मिलेगा। जो बेचारे अब कलेक्टर लगते थे वो कैडर भरते थे, पहला प्रायोरिटी राजस्थान को देते थे, उसके बाद अलग अलग देते थे, उनको बेचारे को राजस्थान नसीब में नहीं था कि राजस्थान में 33 जिले थे। तो वो चीज़ है, फ़ायदा ही हुआ है बहुत ज़्यादा, और अच्छा विकास होगा राजस्थान का भी। अब इसके बाद अपने जो है वो फायदे तो देख लिए कि क्या होंगे, फायदा ही है, फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। मजाक भी करना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, हम मजाक कर रहे थे तो वो भी अच्छी बात है। अब किसी के क्षेत्र को नहीं बनाया तो आप ऐसे मत सोचो कि गुरुजी हमारा क्षेत्र को मत बनाओ, ये चीज़ें पता किसके अंदर होती हैं, वो लास्ट में बात करेंगे। ये तो टॉपिक आज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसी टॉपिक पे, ये तो वैसे मिलने का बहाना था आपसे, मेन बात तो ये है। तो अब इसके नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा तकलीफ होगी पढ़ने में, तो हम आपके साथ हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अब हमें डर नहीं लग रहा तो मेरे भाई, ये राजस्थान की धरती है, बताया जाता है कि यहाँ पर हमेशा से शुरुआत से ही वीरों की भूमि रही है और कहलाई भी है राजस्थान में। अगर आप कहीं भारत में किसी कोने में जाओगे ना और कहोगे कि हम राजस्थान से हैं, राजस्थान का जैसे ही नाम आता है तो एक ही दिमाग में प्रक्रिया छपती है कि यार वहाँ बहादुर लोग रहते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊँ, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था 712 में, और 712 से लेकर 1192 तक भारत को जो बचाने वाला था वो राजस्थान ही था। कि गुरुजी कैसे उदाहरण दो, राजस्थान ने कैसे बचाया। अगर आप सोचकर देखो, 1192 में त्रायन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज हार गया था, उसके बाद फिर मुस्लिम सत्ता आ गई थी ना भारत में, फिर क्यों किसी ने हराया नहीं। जब तक राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज चौहान था तब तक राजस्थान, पृथ्वीराज चौहान से पहले जितने राजा हुए उन्होंने बाधकता का काम किया। एक प्रश्न आता है क्या कि ये जो मलेच्छ कहते थे, मिलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहते कि मतलब इनको अरब आक्रमण जो भी आए थे आक्रमणकारी, इनकी बाधकता का काम किसने किया था, तो गुर्जर प्रत्यार वंश हुआ है हमारे राजस्थान में, उन्होंने रोका था इनको। तो राजस्थान भी एक छोटा मोटा प्रांत नहीं है, बहुत बड़ा प्रांत है, और राजस्थान में इतने जिले बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। चलो भाई देखो आगे। अच्छा, अब इसके नुकसान तो ये है कि पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ ही लेंगे, कोई बात नहीं, इतने साल पढ़ रहे थे। नए विद्यार्थियों को बिल्कुल नुकसान नहीं है, पुराने वाले को भी नहीं है। लेकिन अब देखो मेरी बात सुनो, पढ़ाई कहीं तो क्या इमोशनल हो जाएंगे और पढ़ाई छोड़ देंगे कि नहीं यार अब क्या पढ़े। मेरी बात सुनो, अब ऐसे हम सोचने लग जाए यार क्या पढ़ाएं, अब मतलब ये हो गया तो फिर तो मतलब आगे कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप पढ़ते रहो। अब बिल्कुल छोड़ दोगे तो सोच के देखो बिल्कुल ही भूल जाओगे। पढ़ते रहोगे ना तो उसमें आपकी चीज़ें दिमाग में जाएंगी, अब वो चीज़ें याद रहेंगी, वो फिक्स याद। जैसे बनास नदी आपके 6 जिले याद हैं, अब 7वां एक जिला और केकड़ी बन गया तो क्या दिक्कत है, केकड़ी से और निकालेंगे, बस केकड़ी को याद करना है, 6 तो याद है। आप ये सोचो, ऐसे क्यों सोच रहे हो इतनी मोटी जी की किताब लगी, अरे इतनी मोटी थान तो याद है, चाहे लागे कितनी लागे है कौन, तुमने तो 1-2 जिले ऐड करने हैं। जो नया पढ़ेगा कंपटीशन तो उसके लिए बड़ा है, तुम्हारे लिए थोड़ी बड़ा है।
तो एक थोड़ा माइंड को अच्छे रखो, मत सोचो ऐसे इधर उधर की, कोई कह रहा है तो उसकी बात सुन लो, जवाब मत दो। अब देखो आगे, आगामी परीक्षा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी ये घोषणा हुई है, अधिसूचना भी आना बाकी है, अधिसूचना आएगी और अधिसूचना आने के, क्योंकि अधिसूचना के अंदर फिर ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि कौन कौन सा क्षेत्र किसके अंदर मिला दिया है। उसके बाद जो है फिर वो किताबें वगैरह जो आपकी चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि मास्टर एकदम से भी नहीं करवाएगा। अब जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ राजस्थान जी की जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे को मान लो कल क्लास में बनास नदी करवानी है, तो मैं केकड़ी से आज ही टपा दूंगा क्या? तो ऐसे नहीं है कि केकड़ी आज करवा दूंगा। अभी ये जो आगामी पेपर होंगे इनमें तो वही जी के आएगा, अभी टाइम लगेगा। तो आप इतना, क्योंकि परिसीमन एक आयोग बैठता है, उसके हिसाब से ये सारा अधिसूचना जो है फिर वो पारित होती है। तो देखो उसके बाद तो आगामी क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप ईओ वगैरह बीएसटी जो भी तैयारी कर रहे हो उसको अच्छी तरह से करते रहो। और जैसे अब आरएस की जो आगामी भर्ती आएगी, एसआई की आएगी, तो उसका पेपर अपने मान के चलें 2024 में होगा, तो उसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो वो फिर अपने बता देंगे। लेकिन अगर अब आरएस के ही लगे हुए हैं साथी, एसआई के लगे हुए हैं, वो कुछ भी छोड़े मत तैयारी, अभी कंटिन्यू लगे रहे, क्योंकि कुछ ऐसे नहीं है कि बनास नदी गायब कर देंगे राजस्थान से। जिले बड़े हैं तो बनास नदी को गायब नहीं करेंगे, या कोई भी चंबल नदी है जो भी है उसको गायब नहीं करेंगे। गणेश और सभ्यता उसमें जो चीज़ें मिली हैं वो की वो ही रहेंगी। अब कहते हैं कि इतिहास वाले मास्टर को तो दिक्कत नहीं है, जियोग्राफी वालों को हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कहने की बातें हैं। एक दो जो झील बावड़ी है वो किसी और में चले जाएंगे तो वहाँ पढ़ा देंगे, पहले भी पढ़ाया करते थे मास्टर, तो दिक्कत क्या है? इतना पढ़ा है तो और पढ़ लेंगे थोड़ा। आगे देखो तैयारी को लेकर क्या हो, आगे की रणनीति मैंने बता दिया आपको। पढ़ते रहो, पढ़ाई मत बंद करो मेरे भाई, ये जीवन का एक ऐसा कर्ज है, इसको आप कभी चुका नहीं पाओगे। अच्छा, अब आपके जो सोच ऐसी होती है ना, तो मैं आपको ये बात आपको देखना फॉलो करेगी। मैं आज मैंने ये बहुत चिंतन किया, उसके ऊपर बाद ये बात लेकर आया हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, अपना ये टेलीग्राम चैनल है, ईओ की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सूचना बता दूँ। ईओ की मैंने एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास में लगभग 11 टॉपिक कराए हैं ईओ के, और प्लस अब 23 तारीख को अपना डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो 23 तारीख को मैं वो दूसरा पार्ट भी डाल दूंगा। उसमें नगर पालिका 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये लगभग 2 घंटे 44 मिनट की क्लास है। ये जीके भाई अजय सर चैनल है यूट्यूब पर, इस पर आप देख रहे हो। इसको ओपन करोगे तो उधर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उधर मैंने बनाया हुआ नगर पालिका अधिनियम, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखना, शुरू के 10 मिनट तो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा लेवल पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखो मैं आपको जो बात बता रहा था मेरे भाई, वो है बुद्धि जो है लब्धि की संख्या। देखो इसका मतलब क्या होता है कि मैं शुरुआत कर देता हूँ 20 से 25 वर्ष से कम आयु के जो साथी हैं उनकी। देखो उसमें जो सोचने समझने की क्षमता है ना, वो बहुत गंभीर होती है, बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, अति गंभीर होती है। अब देखना 20 साल का जो 18 साल 20 साल इनका उम्र का जो लड़का होगा ना, वो बातें कैसी करेगा? वो ऐसी करेगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा, मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं समुद्र को बाहर निकाल दूंगा, मैं पर्वतों को आवाज लगा के चला दूंगा। लेकिन ये होता है क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि सबसे बड़ा जो दुनिया में ज्ञानी हूँ वो मैं ही हूँ। और बच्चा जब 30-35 साल का हो जाता है तब लगता है कि नहीं, मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा ज्ञानी थे। और 20 साल की उम्र में ये लगता है कि नहीं, मेरे पिता से ज़्यादा ज्ञानी तो मैं हूँ। घर में तुम्हें कोई राय देगा ना तो तुम ये कहोगे नहीं नहीं मुझे राय मत दो, मुझे बहुत ज्ञान है। तो ये एक उम्र होती है। अति गंभीर का मतलब क्या है? जैसे देखो अपने कोई एक छोटा सा इसको अलग मेथड लेकर समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझोगे आप बात को। जैसे मान लो किसी 2 पर्सन है, एक कोई लड़का है या कोई लड़की है। फोन आ गया था बीच में। तो देखो मैं आपको ये बात बता रहा था कि कोई लड़का या कोई लड़की है। अब किसी लड़की ने जाके किसी लड़के को कहा कि मतलब, या कोई लड़का हो सकता है, किसी लड़के ने जाके किसी लड़की को कहा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब कईयों को जवाब नहीं देना आता, वो कह देगी आगे से कि मेरे पास आने से पहले एक बार आईने में अपना चेहरा देख लेना था। अब इस उम्र के अंदर क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि दुनिया की सारी लड़की ऐसी होती हैं। मतलब पूरे विश्व के अंदर 8 अरब की आबादी है, एक छोटी सी बात पर आपने ये तय कर दिया कि अपने से मान लेते 50-50 का रेशो है, 50% जो महिलाएं हैं वो सारी ऐसी होती है पूरी दुनिया की। तो ये बातें कब होती हैं? जब हम इस एज के अंदर होते हैं। मेरा एक स्कूल का किस्सा है, मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि स्कूल में क्या था कि हमारे
जैसे ऐसे लड़का और लड़की बैठा करते थे। और फिर क्या हुआ कि एक इधर लड़कों की ऐसे लाइन बैठी थी, उधर कुछ लड़कियां बैठी थी। तो एक लड़की ने, वो कुछ मैटर चल रहा था, मैं वो उतार रही थी लड़कियां, तो उसने, किसी लड़की ने एक पेन मांग लिया उधर लड़के से। और तुम स्कूल में पढ़े हो तो वो पता है। और वो पेन मांगते ही उधर पीछे लड़के, जैसे हम सारे बैठे थे, हमारे तो समस्या खड़ी हो गई कि इस लड़की ने इसी से पेन क्यों मांगा, क्योंकि उस ये उम्र थी और हम अति गंभीर मतलब बुद्धि के अंदर थे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फैसले लेते हैं उस समय। अब क्या हुआ, तो हमने वो सोचा कि पेन इसी से क्यों लिया, अच्छा ये बुल्ट पे आता है, इसके पास ज़मीन है, इसके पास पैसे हैं, इसके पास रुपए, इसलिए इससे ही मांगा उस लड़की ने, हमसे नहीं मांगा, ऐसे सोचने लगे। उसके बाद ये बात लंबी चली और बहुत भयंकर समस्या का विषय होगी। और फिर हमारे जो लड़के बैठते थे उसमें से एक लड़की थी, मतलब जो उसकी बहन थी, एक लड़का था, तो उसने पूछा कि जा उससे पूछ, क्या तूने पेन उससे क्यों मांगा। तो वो जाकर बोली कि पेन उससे क्यों मांगा। तो कहते किससे, का वो जो लड़का बैठा था। वो कहते नहीं, मैंने तो ऐसी कोई, मतलब उसको देख के मांगा ही नहीं पेन, मेरा वो काम चल रहा था और मेरा पेन खत्म हुआ, मैंने तो सामान्य पेन मांगा था। और वो बढ़ा चढ़ा के बातें कर अपने सोचने लग जाते हैं। तो एक क्षमताएं ये होती हैं कि मतलब कोई एक बात होती है उसको वहीं रखा जाओ। अब क्या कहते हैं कि ऐसे सुनने को मिलता है कि जो अपने कोई ये प्रेम वगैरह करते हैं तो इसके अंदर बाद में ये दुखी हो जाते हैं बहुत भयंकर, ऐसे शेर से रहने लगते हैं, देवदास की तरह रहने लगते हैं। ये होने का कारण क्या है, होने का कारण एक ही है, हम बात को बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। अब मान लो आपकी किसी के साथ दोस्ती हुई तो उस दोस्ती को वहीं रखो। अब तुम क्या सोचने, कल्पनाएं बहुत कर लेते हो, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ूंगा, मैं तेरे लिए ये लाऊंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा। अब जब ये बात पर ब्रेकअप होता है, अब तुम देखो कितने आगे चले गए उससे। अब यहाँ से जब वो लड़की तुम्हें छोड़ कर जाएगी, फिर तुम, अब वहाँ पर आने पर दिक्कत तो होगी तुम्हें, तो तुम रोओगे, तड़फाओगे। तो इसीलिए तुम बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के सोच लेते हो। तुम नहीं, कोई भी बच्चा है 20 साल से कम उम्र का है, वो सारों में ये गुण देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये साइको कहती है, मनोविज्ञान कहता है, उनमें सोचने की क्षमताएं बहुत होती हैं। वो बहुत बढ़ा चढ़ा के, अब देखना कि 20 साल के लड़के से बात करेगा, किसकी तैयारी करेगा, हाँ मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। और 25 या 30 साल के बाद हो जाता है तो उसको पता लगता है कि जीवन का असली सत्य क्या है। अब यहाँ देखना, आप बात करोगे, दोस्तों में खड़े होना, एक इनसे बात करना, एक जो इन उम्र के जो लोग हैं उनसे बात करना, दोनों की बातों में अंतर मिलेगा। इनमें थोड़ा जज्बा होगा, वो हौसला बुलंद होगा, ये ऐसे बात करेंगे, काट देंगे, पीट देंगे, मार देंगे, और ये बातों को बुझाने का काम करेंगे। तो वही बात है। तो इतना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना चाहिए। और बाकी कई लोग होते हैं जो समझ जाते हैं इस उम्र में, तो वो सबसे बेस्ट बात होती है। लेकिन किताबें समझा देती है, अगर आप अच्छे किताबों के साथ पढ़े हो तो आप इस उम्र में अच्छा बन जाओगे। और सबसे तीव्र जो गति होती है माइंड की, वो होती है 20-25 से कम बताऊँ, और वो 20-25 से लेकर 30-40 के बीच में जो माइंड की गति है वो बहुत तीव्र होती है। एक तो छोटे बच्चे की तीव्र होती है, मैं इन उम्र के अंदर बता रहा हूँ। सबसे तीव्र जो गति होती है वो 20-25 के बाद की होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि आप जो पढ़ोगे, जो सीखोगे, वो मतलब आगे जीवन में काम आएगा तुम्हारे। यहाँ पर तुमने जो संघर्ष कर लिया ना 20 से 30 साल के बीच में, यानी ऐसे सोच लेना, देखो तुम लड़का लोग हो, लड़के लोगों को एक ही बात पूछी जाती है कि कितना कमा रहा है। कोई नहीं पूछेगा कितनी गर्लफ्रेंड है, कितना क्या कुछ है, कितना क्या कुछ है। सिर्फ आपसे एक ही बात पूछी जाएगी कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो 30 साल की उम्र तक मेरे भाई आप इतना पैसा कमा लेना, चप्पलें पहनी हो और ऑडी खरीदने की औकात रखो, बस एक ही लक्ष्य रखना ही है। तो ये लक्ष्य कब पूरा होगा, देखो हमारे पीछे बैकग्राउंड तो मजबूत है नहीं। अगर बैकग्राउंड हमारा मजबूत होता तो हम एक मतलब फिर एक अच्छा अंबानी के बराबर बिजनेस खोलते, है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अभी सिर्फ एक काम करो, एक काम पर अपना दायित्व करो, पढ़ो खूब। पढ़ाई ही है जो हमें इस लेवल पे लेके जा सकती है, और कोई भी चारा नहीं है दूसरा हम उस लेवल पे जाएं। अच्छा, एक और बात है, अब कई क्या है काम को छोड़ देते हैं। मैं आपको ये एक और बात हो जाती है, इतनी बात ही चलेगी तो एक बात हो रहा है, कोई काम को बीच में छोड़ देना, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता होती है। अब जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, अब ये सफलता कैसे मिलेगी इस साल के अंदर में, बस आपको यहाँ भटकना नहीं है। इस उम्र के अंदर यही उम्र होती है भटकने वाली। भटकना क्या गुरुजी, हम प्रेम वो वाली बात नहीं है, उसी से नहीं भटका जाता, काफ़ी कारण होते हैं भटकने के। उसको तो बदनाम वैसे ही कर दिया बातों में। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर फिर देखो लड़का और लड़की का कोई उदाहरण लेते हैं ना, तो वो क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है और कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, वरना ये बोरिंग हो जाएगा सारा।
और उससे क्या है, आपको एक, अगर आपकी सोच अच्छी होगी, मतलब कई होते हैं गलत सोच के वो कमेंट ऐसे ही करेंगे, ऐसी बातें करते हो, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सोच ऐसी होगी ना इसी लेवल पे, तो आप अलग ऑटोमेटिक निकाल दोगे। अब जैसे मैं मान लो ये ऐसी बातें कर रहा हूँ ना, तो अब जैसे मेरे विरोधी होंगे वो वो कोई अलग अलग आइडिया बनाकर वो नीचे कमेंट करेंगे, अब पता तो लग ही जाता है कौन कर रहा है, लेकिन उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप सोच के देखो, अब अलग प्रकार से मेरे लिए वीडियो बनाएगा, वो ये करेगा, मेरे लिए कोई मेहनत तो कर रहा है। तो इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि अपने लिए लोग बहुत सोचते हैं वास्तव में, तो इसलिए अपने कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हारे बारे में अगर समाज में बातें हो ना, बातें हो तो तुम ऐसे समझना कि हम जिंदा है अभी। किसकी बात नहीं होती है समाज में, जो मर गए हैं। अगर तुम्हारी समाज में बातें हो रही हैं ये ऐसा ये वैसा है, तो समझो हम बहुत ही मतलब अच्छे कर रहे हैं काम, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि किसी चीज़ को हम 100% कर रहे हैं, ठीक है, आगे से उस चीज़ का हमें 10% ही मिल रहा है, ठीक है। तो गुरुजी वो चीज़ जो है वो हमें कैसे मिलेगी 100%, तो हम तो हमारा जीवन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते आप मान के चलो कि मैं कह दूँ यार 2 साल हो गए पढ़ाते हुए, पढ़ाई छोड़ते हैं, मतलब पढ़ाना छोड़ते हैं, अब कोई बिजनेस करते हैं यार। देखो बिजनेस में ऐसे सोच लूँ, अब कई होते हैं गुरुजी, मैं पूछूंगा क्या करोगे तुम, क्लास लगाऊंगा तो बिजनेस करोगे या पढ़ाई करोगे, अब कई कहते थे बिजनेस करेंगे। अरे बिजनेस बोलने से क्या है, ऐसे तो मैं कह दूंगा मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करने के लिए पहले जेब में कुछ होना तो चाहिए, 1-2 करोड़ रुपए। अब देख मेरी बात सुनो, कह देंगे भाई किस में इंटरेस्ट है, गुरुजी मेरे को तो बिजनेस में इंटरेस्ट है। कहने से क्या होता है, अब जैसे जियो कंपनी खोली तो सीओ नाम की कोई कंपनी खोल देगा सिम की, नहीं खोल सकता ना, तो बिजनेस कैसे करेगा। पहले अपनी स्थिति देखो कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब ऐसे कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगा मैं बिजनेस करूंगा, अब मेरे पास कुछ हो गया नहीं तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही इशारा है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई हमें ऑटोमेटिक रास्ता दिखाती जाएगी। देखो सत्य है ये जीवन का, जरूर नहीं है 100% लोग ही नौकरी लगेंगे, लेकिन नहीं लगोगे ना नौकरी, अगर आप अच्छे लेवल के पढ़ चुके हो तो देख लेना आप कि एक बेहतर इंसान जरूर बनोगे और अच्छा ही कुछ करोगे अपने जीवन में। जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण लेके, सबसे अच्छा, आपने कभी जो यूपीएससी की तैयारी करते रहे थे विद्यार्थी, आपकी नज़र में कोई ये कहना तो मेरे को आप बता देना, उसकी फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे। तो मेरे को तो लगता नहीं, और अपवाद 100 में से 1 तो मिल ही जाता है, कहीं भी कोई भी अपवाद हो। यूपीएससी की जितने भी साथी तैयारी करते हैं ना, वो कभी भी मजदूरी नहीं करते। और राजस्थान पुलिस वगैरह पटवारी की तैयारी करे हुए विद्यार्थियों को मैंने मजदूरी करते हुए अक्सर देखा है। क्योंकि या तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो रह जाते हैं, लास्ट टाइम तक सिलेक्शन नहीं होता, तो वो पत्रकार बन जाते हैं या अपना कोई अच्छा स्टैंडर्ड काम कर लेते हैं और उनको मिल भी जाता है काम। इसीलिए जिस तरीके से तुम्हारा लेवल होगा ऑटोमेटिक लगभग आप अच्छे ही कमा लोगे। 60-70 हज़ार तो कहीं नहीं छोड़ोगे महीना की मेरे भाई, अगर आपने अच्छा दिमाग कर लिया है तो, क्योंकि खेल इसका है सारा पैसे कमाने का। अब देखो क्या मामला है, 10% और इधर 100%। अब ये बात सुन लो बस, लास्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10% और 100% के बात ये, मान लो आपने किसी लड़की से प्रेम किया और आप पूरा 100% प्रेम कर रहे हो उससे, और वो आपसे बातें तो कर रही है, लेकिन आपको ऐसे एहसास हो रहा है कि यार ये तो 10% ही प्रेम करती है अपने से, 100% तो करती नहीं है। तब आपको कुछ नहीं करना, कितना ही करे कोई भी, मतलब कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके समझ में चाहे 10% आ रहा है, आप उसे अपना 100% पूरा दो, और एक समय एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको आपके सामने झुकना होगा। ये आप कोई भी व्यक्ति को देख लो, समय लगता है, झुकना होगा, ऑटोमेटिक लास्ट में इसको एहसास होगा कि नहीं यार इसके जैसा कहीं नहीं मिलेगा। तब मैं आपको बार बार कहता हूँ, कोई भी काम करे उसको छोड़ के इधर उधर मत भागो। अगर आपने किसी भर्ती को ठान लिया है, किसी भर्ती के बारे में सोच लिया है, तो उस भर्ती के अंदर लग जाओ। जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। तो वही बात है, जो कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। अब आप पढ़ रहे हो तो ऐसे में भटको मत, 6 महीने तैयारी की, 6 महीने फिर मजदूरी करने लगे, फिर कोई नई भर्ती आई, 6 महीने फिर तैयारी। अभी ये तुम्हारी है ना उम्र जो है वो गोल्डन टाइम है अभी। अब तुम्हारी उम्र 25 साल हुई है, इसमें तुम इतना, क्योंकि अभी तो तुम संभले हो, और अभी से कोई इधर उधर काम करने लग जाओगे, अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर समय नहीं दोगे, अभी से तुम मजदूरी करने लग जाओगे, तो जीवन कौन बनाएगा तुम्हारा? तुम ही बनाना है जीवन को, तुम्हें ही बनाना है। तो ये जो तुम्हारी उम्र है ना, अभी तो तुम 20 से 27 साल के बीच के अंदर, ये जो 7 साल है, ये अपने कैरियर पे दो कम से कम। आज हमारे गुरुजी हैं गोविंद सर के नाम से हैं, मैं लेके आऊँगा यूट्यूब पे उनको, उनका रेलवे के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उनका आप संघर्ष जानोगे ना। 2000 लगभग, शायद मेरे को अभी याद नहीं है फिक्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सर आएंगे आपको बता देंगे। 2012 से तैयारी कर रहे हैं,
और किसी कोई प्री हुआ, कहीं मेंस में रहे, कहीं इंटरव्यू में रहे। तो आज ऐसे करते करते 2023 चल रहा है। आज उनका, आज इसी वक्त अभी 2 घंटे पहले की बात है, उनका अभी मैंने एक पोस्ट देखा था, भेजा था उन्होंने मैसेज। उनका कहते गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो गया है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो कितनी बड़ी बात है। एक संघर्ष था ना, उसने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, सबसे बड़ी बात होती है ये। तो आपको भी अभी ये बन गया तो कोई बात नहीं है, कोई गिव अप नहीं करना है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कोई आपको इधर ऐसी वैसी बातें बता रहा है कि ये कर ले वो कर ले, तो कहने के होते हैं लोग, तो सुनो सबकी करो मन की। अब कोई कहेगा ये भी कि बेटा कोई काम कर ले, अरे काम करने के लिए पैसे तो होने चाहिए, मजदूरी तो फिर करनी है ही लास्ट में। अब काम क्या कर ले, चाय का होटल खोल ले। अब आप सोच के देखोगे, तुम चाय बेचते अच्छे लगोगे क्या? एक बार ये सोच के देखना आपने, समोसे बेचते अच्छे लगोगे क्या? तो ये चीज़ें, इतने पढ़ा लिखा है, इस पढ़ाई को व्यर्थ नहीं जाने देना, एक अच्छा ही लेवल रखना अपना और अच्छे लेवल का ही काम करना। आपसे लोग ये पूछकर इज्जत देंगे। देखो आप कहीं शादी में जाते हो, पूछेंगे क्या काम करते हैं, काम तो क्या करें, हाँ चाय का होटल है, तो चाय का होटल है तो उस प्रकार से इज्जत दी जाएगी। और फिर अगर आपसे पूछा जाएगा क्या करते हो, कुछ नहीं है, पिछली भर्ती ऐसा ही में सिलेक्शन हुआ था और ये यहाँ फुलेरा के अंदर पोस्टिंग है, और फिर देखना आपके सामने क्या क्या चीज़ें आती है खाने के लिए और कितनी इज्जत करता है। तो वो बात है मेरे भाई, इज्जत काम के हिसाब से होती है, जो आप कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से इज्जत मिलेगी आपको। चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोड थोड़ा मत लो। और ये अपना चैनल मैं फिर बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो इस पर आप मिलो। मैं तो ये कहता हूँ, अब देखो कलेक्टर के पद तो बढ़ ही गए, अब यूपीएससी वालों को तो मोटिवेशन मिलेगा जो राजस्थान से तैयारी करते हैं। बाकी राजस्थान तो वास्तव में टॉपरों की भूमि भी रही है, क्योंकि आप देखो कोई लगभग जो टॉपर है हिंदी मीडियम के वो राजस्थान से ही हैं अपने। जैसे अब की बार बताऊँ मैं आपको, तो रवि सियाग 18वें रैंक पे था और सुनील कुमार धनवंता 22वें रैंक पे था। ये बड़े बड़े रियासतों पर तो इन्होंने मतलब हुकूमत जमा रखी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद।